हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बीए प्रोग्राम के 4th सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, तनाव शैथिल्य यानी देतांत क्या है। तनाव शैथिल्य के उदय एवं पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर है देतांत। देतांत का अर्थ होता है शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थायी ढील देना, यानी छूट देना, न कि अस्थायी ढील, जिसे था थॉ नाम दिया गया था। थॉ नाम दिया जाता है। देतांत जो है वो एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है तनाव की कमी। शीत युद्ध के दौरान यह तनाव शैथिल्य यानी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों तथा महाशक्तियों में के आपसी हितों में मिलाप की वजह से हुआ था। ऐसी आशा की गई कि ये नया संबंध अमेरिका तथा सोवियत यूनियन के बीच संबंधों का एक नया अध्याय आरंभ करेगा, परंतु दोनों महाशक्तियों के दृष्टिकोण में मूल भिन्नता के कारण झगड़े रुक नहीं सके। मतलब दोनों जो महाशक्ति था, सोवियत संघ जिसे वर्तमान में हम अभी जानते हैं रसिया के नाम से, वो और अमेरिका के बीच जो झगड़ा था वो रुक नहीं पाया था। दोनों का जो सोच था वो अलग था, जो मूल सिद्धांत था वो दोनों का अलग अलग था। इस वजह से वो झगड़ा रुक नहीं पाया था। देतांत के दोनों महाशक्तियों को आर्थिक तथा सामरिक लाभ हुआ, परंतु परमाणु शस्त्रों के वृहद प्रसार तथा फैलाव को रोकना दोनों महाशक्तियों को अपने साझे हित में दिखा। मतलब दोनों महाशक्ति जो था वो आर्थिक और सामरिक लाभ तो कमाए, लेकिन परमाणु शस्त्र का परमाणु हथियार था उनके वृहद प्रसार यानी फैलने से रोकने के लिए, यानी फैलाव को रोकने के लिए दोनों महाशक्ति आपस में एक दिखाया था। ये सवाल उठाया जा सकता है कि दोनों महाशक्तियों ने देतांत जैसा कदम क्यों उठाया। अमेरिका को अनुभव होने लगा कि साम्यवाद पर नियंत्रण और परमाणु अस्त्रों के संघर्ष के बजाय अन्य तरीकों से बेहतर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर सेनाओं का संरक्षण और परमाणु अस्त्रों के निर्माण में होने वाले महाकाव्य व्यय का भी अंदाजा होने का आरंभ हो गया था। वियतनाम युद्ध के परिणाम स्वरूप अमेरिका को हुए आर्थिक व मानवीय नुकसान ने भी स्पष्ट कर दिया कि सोवियत रूस के साथ शांतिपूर्ण संबंध ही लाभकारी होगा। यानी वियतनाम युद्ध में जो अमेरिका का आर्थिक रूप से, मानवीय रूप से नुकसान हुआ, अमेरिका जो है वियतनाम के साथ युद्ध किया था, लेकिन वो उसमें उसे जीत नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी नुकसान हुआ था, आर्थिक रूप से भी और मानवीय रूप से। कई सैनिक उसके मारे गए थे। तो उससे इसका स्पष्ट हो गया था कि अमेरिका जो है वो अमेरिका को लग गया कि सोवियत रूस के साथ शांतिपूर्ण संबंध ही लाभकारी रहेगा। उधर सोवियत रूस भी परमाणु अस्त्रों के विकास पर अपार धन खर्च कर रहा था। यानी उधर सोवियत संघ जो था, जो रूस है, वो अपने परमाणु हथियार को फैलाने के लिए, बड़ा करने के लिए उस पर बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे थे, जिसका सीधा प्रभाव उनकी घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था। सोवियत संघ में जीवन स्तर काफ़ी निम्न था। रूस के चीन के साथ संबंध बिगड़ चुके थे। उस टाइम पे सोवियत संघ जो था उसका संबंध चीन के साथ बिगड़ चुका था, और उसे ये भी पता था कि अमेरिका चीन के साथ संबंध सुधारने जा रहा है। लेकिन सोवियत संघ को ये पता चल चुका था, या उन्हें लगने लगा था कि अमेरिका जो है वो चीन के साथ अपना संबंध सुधारना चाहता है या सुधारने जा रहा है। इधर एक उभरती हुई शक्ति के बावजूद चीन अपने अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से परेशान था। यानी उस टाइम पे चीन एक उभरती हुई शक्ति था, लेकिन उसके साथ भी एक परेशानी था कि उसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से बहुत सारे देश अलग थलग कर दिया था, तो जिसकी वजह से वो चीन भी परेशान था। चीन के सोवियत रूस के साथ संबंध बिगड़ चुके थे। यानी चीन के जो संबंध था सोवियत रूस के साथ वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था, और वह अमेरिका की शक्ति के पहुंच से भली भांति परिचित था। लेकिन चीन जो है वो अमेरिका की शक्ति से अच्छी तरीके से वाकिफ़ था। अतः अमेरिका और सोवियत यूनियन
तथा चीन के त्रिकोण ने तनाव शिथिल को जन्म दिया था। अब अगला पॉइंट है, महाशक्तियों ने विश्व तनाव को कैसे कम किया था। जो महाशक्ति है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य जिसके पास वीटो पावर है, इन्हीं देशों को महाशक्ति कहा जाता है। तो तनाव को कैसे कम किया था, पहला इसका है कि क्यूबा मिसाइल संकट के तुरंत बाद मॉस्को तथा वाशिंगटन के बीच हॉटलाइन स्थापित की गई थी। बातचीत करने के लिए हॉटलाइन स्थापित की जाती है। दो देशों के राष्ट्रपति जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके बीच सीधी बातचीत होती है, तो उन्हीं को हॉटलाइन कहा जाता है। उसी वर्ष दोनों महाशक्तियों ने पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन टेट्रिक पर हस्ताक्षर किए थे। यानी दोनों महाशक्तियों ने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था जिसमें ये था, जिसके अंतर्गत ये था कि परमाणु परीक्षणों को केवल ज़मीन के नीचे करने का प्रावधान किया गया है। यानी परमाणु का जो कोई परीक्षण करेगा तो ज़मीन के नीचे करेगा, अर्थात कोई भी अगर देश परीक्षण करना चाहता है, ये समुद्र, आकाश अथवा अंतरिक्ष में नहीं किया जाएगा। यानी न तो समुद्र में कर सकते हैं, ना आकाश में कर सकते हैं, और ना ही धरती पर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, 1968 में परमाणु प्रसार निषेध संधि। निषेध का मतलब ये है कि परमाणु प्रसार कोई नहीं कर सकता है, न बना सकता है। न्यूक्लियर नॉन प्रोफेशन टेरिटरी यानी एनपीटी पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें अमेरिका, सोवियत यूनियन, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन को 5 परमाणु शक्तियाँ स्वीकार किया गया था। उस टाइम में जो 5 देश था और चीन के पास जो परमाणु शक्तियाँ था उसको स्वीकार किया गया था। गैर परमाणु राज्यों को परमाणु हथियार रखने, बनाने, उनका परीक्षण करने पर रोक लगा दी गई थी। यानी जिस देश के पास परमाणु हथियार है या उस टाइम पे था उसे स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन जिसके पास परमाणु हथियार नहीं था, गैर परमाणु हथियार वाले राज्य, उन पर रोक लगा दी गई थी कि आप नहीं बना सकते, ना इसका परीक्षण कर सकते हैं। इस संधि पर 187 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि का अंतिम उद्देश्य पूर्ण निरस्त्रीकरण था। यानी इस संधि का जो उद्देश्य था वो पूर्ण रूप से हथियार निरस्त्रीकरण था। इसका नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा कि 1972 में अमेरिका तथा सोवियत यूनियन ने एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल पर हस्ताक्षर किए, जिसमें परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइल अथवा व्यवस्था को सीमित करने का प्रावधान किया गया था। यानी परमाणु हथियार को ले जाने वाली जो मिसाइल होती है उनकी व्यवस्था को सीमित कर दिया गया था। इसे 2002 में अमेरिका ने समाप्त कर दिया और इस दिशा में अन्य महत्वपूर्ण कदम स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक यानी सॉल्ट फर्स्ट 1972 तथा सॉल्ट सेकेंड 1999 थे, जिसमें सोवियत संघ तथा अमेरिका की मिसाइलों के भंडारों को कम करने की बात कही गई है। इस कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया था सॉल्ट फर्स्ट और सॉल्ट सेकेंड में, जो 1999 में हुआ था, जिसमें अमेरिका और सोवियत रूस के पास मिसाइलों का कितना भंडार है, जितना भी है उसे कम करने का बात कहा गया इसमें। इसी तरह 1973 में रूस तथा अमेरिका के बीच प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें परमाणु मुकाबलों के संदर्भ में एक दूसरे के साथ सलाह करने का प्रावधान किया गया था। यानी कोई परमाणु हथियार किसी हमला करना चाहता है, मुकाबला करना चाहता है, तो दोनों देश जो है वो एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करने का प्रावधान दिया गया था। सॉल्ट फर्स्ट की वार्ताओं के साथ देतांत से संबंधित एक अन्य कदम पश्चिमी जर्मनी द्वारा उठाया जा रहा था। 1969 में जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी विल्ली ब्रांड प्रधानमंत्री बने तो पश्चिमी जर्मनी ने पूर्वी जर्मनी के साथ संबंध सुधारने के उद्देश्य से ऑप्टिमिस्टिक की नीति अपनाए और ब्रांड ने पूर्वी जर्मनी की यात्रा तथा मॉस्को के साथ आक्रमण न करने का समझौता किया था। इसके अतिरिक्त पोलैंड के साथ एक संधि की जिसमें पोलैंड के युद्धोपरांत सीमाओं पर कानूनी मान्यता दी गई थी और दिसंबर 1972 में दोनों जर्मन राज्यों ने एक दूसरे को कानूनी मान्यता दे दी थी। उसके बाद पांचवा पॉइंट है 1970 में यानी 1970 में पश्चिमी जर्मनी तथा पोलैंड के बीच ट्रीटी ऑफ द वर्सो तथा 1971 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन के बीच
बर्लिन पर 4 शक्तियों के समझौते यानी 4 पावर एग्रीमेंट हुआ था तथा पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी के बीच ट्रीटी ऑफ 21 के माध्यम से कई छोटे मोटे समझौतों को जन्म दिया है। हालांकि ये सभी समझौते निश्चित सीमाओं के अंतर्गत, यानी जो समझौता किया गया था वो एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही था, उसके बाद वो ख़त्म कर दिया गया। छठा पॉइंट है इसका, 1975 में 2 सालों की वार्ताओं के बाद अमेरिका, कनाडा, यूरोप में 33 देशों के प्रतिनिधि युद्धोपरांत विभिन्न राज्यों की सीमाओं पर अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए हेलसिंकी में इकट्ठे हुए थे। यानी हेलसिंकी एक देश था, वहाँ पर इकट्ठा हुआ था। यूरोप की सुरक्षा एवं सहयोग पर अंतिम समझौते के 3 भाग थे। इसमें पहला भाग है सुरक्षा से संबंधित व्यवहारिक उपाय, सुरक्षा से संबंधित जो भी व्यवहारिक उपाय है वो, इसमें वर्तमान सीमाओं को स्वीकार किया गया, जो वर्तमान में सीमा विवाद है जो भी था उसे स्वीकार किया गया तथा विभिन्न पक्षों ने शांतिपूर्ण प्रक्रिया द्वारा झगड़े निपटाना स्वीकार किया था। मतलब जितने भी पक्ष था सभी ने शांतिपूर्ण रूप से जो झगड़े थे, आपसी जो झगड़े थे उसे निपटाने का स्वीकार किया था। दूसरा पॉइंट इसका ये है व्यापार, संस्कृति, विज्ञान एवं उद्योग में सहयोग करेगा आपस में। और तीसरा पॉइंट है इसका, तीसरा भाग मूलतः मानवीय कारणों का प्रेरित था। इसमें सीमाओं के आर पार लोगों को आने जाने तथा विचारों को आदान प्रदान करने पर बल दिया गया। तो सीमाओं के आर पार लोगों को आने जाने और उसके जो विचार थे उससे आदान प्रदान करने पर जोर दिया गया था। अमेरिका और सोवियत यूनियन ने 3 भागों में इस पैकेज को अपने अपने दृष्टिकोण से देखा। सोवियत यूनियन पहले 2 भागों में काफ़ी खुश था तथा तीसरे भाग को उसने केवल एक सार्वजनिक औपचारिकता माना जिसे वो अपनी सीमाओं के अंदर लागू करने से रोक सकता था। हालांकि इस समझौते पर 1 अगस्त 1975 को हस्ताक्षर हुए, परंतु अमेरिका सोवियत यूनियन के पूर्वी यूरोप पर नियंत्रण से खुश नहीं था। हालांकि समग्र रूप से उसे लगा कि यह संधि उनके हितों को पूरा करती है, लेकिन उन्हें लगा कि ये जो हित है, ये जो संधि है, ये इनके हितों को पूरा करती है। अगला पॉइंट है देतांत के कारण। देतांत के उदय के क्या कारण थे? जो देतांत का जो उदय हुआ ये आखिर इसका क्या कारण था? तो पहला था देतांत संबंध एक पारस्परिक राष्ट्रीय हितों को पूर्ति करते थे। दूसरा था देतांत संबंध सोवियत संघ के आर्थिक विकास की आवश्यकताएं पूरी करता था। तीसरा अमेरिकी उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकताएं। चौथा है आणविक शस्त्रों के क्षेत्र में संतुलन। पांचवा है आणविक आतंक और आणविक युद्ध का भय। ये इनके उदय का कारण था। और छठा पॉइंट भी इनका तो वो ये है राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन। 7वां है शीत युद्ध का तनावपूर्ण वातावरण। 8वां है साम्यवादी गुटबंदी का ढीलापन तथा सोवियत रूस चीन का मतभेद। 9वां है गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की भूमिका। और 10वां है द्विगुटीय विश्व राजनीति का बहुकेंद्रवाद में परिवर्तन। तनाव शिथिल बनाम अमेरिका, सोवियत यूनियन तथा चीन। कुछ चिंतकों के अनुसार यदि विश्व के 2 महत्वपूर्ण साम्यवादी देशों के रूप में दो साम्यवादी देश सोवियत रूस और चीन में फूट न पड़ी होती तो देतांत भी संभव न हो पाता। कुछ लोगों का मानना है कि 2 साम्यवादी और पावरफुल देश सोवियत रूस और चीन के बीच अगर फूट नहीं पड़ा होता तो शायद देतांत का उदय का भी संभव नहीं था, यानी देतांत का उदय संभव नहीं हो पाता और ना ही वह स्वरूप धारण करता जो उसने किया। इसका अगला पॉइंट है सोवियत यूनियन तथा चीन की यह फूट विभिन्न विभाजन अमेरिका से छुपा नहीं रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने यह निष्कर्ष निकाला कि इन दो साम्यवादी शक्तियों के बीच अनबन अमेरिका के हितों को आगे बढ़ाने में सफल हो सकती है। यानी उस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति जो निक्सन था उन्हें ये लगा कि अगर दोनों देश यानी दोनों साम्यवादी ताकत आपस में झगड़ते हैं या अनबन होता है
तो इसमें अमेरिका के हितों का फ़ायदा पहुंच सकता है, यानी इसके हितों को आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किंगस्टर का भी यही दृष्टिकोण था कि चीन के साथ पाकिस्तान तथा रोमानिया के माध्यम से वार्तालाप के प्रमुख दरवाजे खोले गए, जिसमें चीन के संदेश भेज दिया गया कि अमेरिका चीन गणराज्य के प्रति अपनी अलगाववाद नीति में परिवर्तन करने के इच्छुक है। अब ये बातचीत करना चाहता था अमेरिका, और उसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का भी यही मानना था। तो अमेरिका ने चीन, पाकिस्तान और रोमानिया के माध्यम से चीन को ये संदेश भेज दिया कि वो उनके साथ वार्तालाप करने को तैयार है और जो उनकी अलगाववाद की नीति है उसमें परिवर्तन करने को इच्छुक है। 1970 में चीन तथा अमेरिका के बीच गुप्त वार्ताएं आरंभ हो गई थी तथा 1971 में आशा की नई किरण दिखाई दी। अमेरिका ने कोरिया युद्ध के बाद चीन पर लगाया गया व्यापारिक प्रतिरोध समाप्त कर दिया, यानी अब जो कोरिया युद्ध हुआ था उस टाइम पे अमेरिका ने चीन पर व्यापारिक प्रतिरोध लगा दिया गया था, यानी प्रतिबंध लगा दिया था। उसी वर्ष जापान के एक आकस्मिक घटना हुई। अमेरिका कुछ खिलाड़ियों का दल गलती से चीन के खिलाड़ियों के बस में सवार हो गया। जिसके परिणाम स्वरूप चीनी अमेरिकी खिलाड़ियों ने पहली बार आमना सामना हुआ। दूसरे दिन अमेरिका के कैप्टन ने चीन के कैप्टन के सामने प्रस्ताव रखा कि वे उन्हें अपने देश में मैच खेलने की न्योता दे, यानी अमेरिका के कैप्टन जो था वो चीन के कप्तान को सामने प्रस्ताव रखा कि वो उन्हें उसके देश में मैच खेलने का न्योता दे, इनविटेशन दे। माओ की स्वीकृति के बाद यह न्योता औपचारिक रूप से दिया गया और दशकों बाद अमेरिकी खिलाड़ी पहले दिन का आधिकारिक तौर पर चीन में स्वागत किया गया और 1971 में किंगस्टर ने चीन की यात्रा की। माओ एवं चाउ एन लाई को मिला और वियतनाम, ताइवान जैसे विषयों पर चर्चा हुई और इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए चीनी नेताओं ने निक्सन को चीन आने का न्योता दिया था। यानी इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए चीन के जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने राष्ट्रपति निक्सन को चीन आने का न्योता दिया और फरवरी 1972 में चीन की यात्रा किया था निक्सन ने। इस यात्रा में बहुत अधिक परिणाम तो नहीं निकले, परंतु सोवियत रूस की चिंता बढ़ा दी थी इसने। इसके तुरंत बाद निक्सन और ब्रेनजेव की मीटिंग हुई जिसमें सामरिक हथियारों और सीमाओं को लगने के बारे में बातचीत हुई, जिसका अंतिम परिणाम सॉल्ट फर्स्ट था। निक्सन और ब्रेनजेव के बीच यह समझौता 22 मई 1972 को संपन्न हुआ था। इसके 4 दिन बाद रूस ने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिलेशंस बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, सैनिक मुकाबले को टालने, एक दूसरे के प्रभाव के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करने का प्रावधान था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका के किसानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए निक्सन ने ब्रेनजेव के सामने प्रस्ताव रखा कि सोवियत रूस अमेरिका से अनाज खरीदे। 1 महीने बाद सोवियत रूस ने 100 मिलियन टन अमेरिकी अनाज खरीदने का समझौता किया, क्योंकि समझौते के अंतर्गत अनाज की कीमत काफ़ी कम थी और अतः सोवियत यूनियन के अमेरिका के अधिशेष अनाज काफ़ी अंश खरीद लिया और यह भी सिद्ध कर दिया कि वह पूंजीवाद राज्यों के साथ व्यापार भी कर सकता है। अमेरिका तथा सोवियत के बीच कई वार्ताएं हुई, समझौताएं हुई। यूएस सोवियत नेविगेशन एंटोनियो में 1973 में ब्रेनजेव ने निक्सन के साथ शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिका की दूसरी बार यात्रा की और निक्सन को चेतावनी दी कि यदि चीन का मध्य पूर्व अरब के हितों में विपरीत इजराइल और के साथ दृष्टिकोण देतांत को आगे बढ़ाने पर बाधा डाल रहा है। जब अक्टूबर 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ तो दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने मित्रों की जमकर सहायता की। एक बार फिर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। 1973 में अमेरिका देतांत के विरुद्ध आवाज़ें उठने लगी थी। रूस ने यहूदी लोगों के साथ दुर्व्यवहार तथा राजनीतिक मत विभिन्नता को दबाने जैसे विषयों पर अमेरिका कांग्रेस को सोवियत रूस को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने से इनकार कर दिया था, यानी MNF होता है, इसका एक MFN होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। 1974 में वाटरगेट स्कैंडल के परिणाम स्वरूप निक्सन के त्यागपत्र के बाद
आए राष्ट्रपति फोर्ड ने सोवियत यूनियन का आश्वासन दिया कि वे देतान के प्रति कटिबद्ध है और ब्रेजनेव के साथ आए 1974 में शिखर सम्मेलन में शस्त्र सीमित करने की कई नई संधि पर सैद्धांतिक तौर पर निर्णय लिया। हालांकि उसके बाद विस्तृत फैसले लेने के में काफ़ी समय लग गया था। और लास्ट पॉइंट है इसका, सॉल्ट सेकेंड का समझौता जून 1979 में हुआ। राष्ट्रपति कार्टर ने सीनेट के समक्ष इसे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया, परंतु विरोध के कारण इसका अनुमोदन में देरी हो गई थी। इसी बीच दिसंबर 1979 में रूस ने अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं भेज दी थी। कार्टर ने तुरंत सीनेट को संदेश भेजा कि इस संधि पर चर्चा कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाए। हालांकि वह समय फिर नहीं आया था। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।